आज की इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के हिंदी में 50 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी इंग्लिश में हम ये 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डू इन हिंदी। पहला क्वेश्चन है LAC का पूर्ण रूप क्या है। मतलब आपको यहाँ पे LAC की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होती है, जो कि हिंदी में बोली जाएगी भाषा पाठ्यक्रम के पार। अगर हिंदी में सही नहीं हो तो देखिए आप प्लीज उसको सही कर लें, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हिंदी में आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज भाषा क्या है। संचार का मूल उपकरण, दूसरों के साथ संचार की प्रणाली, ध्वनियों और प्रतीकों का उपयोग करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति। तो ये सब है भाषा की परिभाषा के अंदर आएंगे। तो आपको सभी को टिक करना है। तो एंड विकल्प 4 आपका सही होगा। लेकिन एग्जाम में देखिए अगर क्वेश्चन ट्विस्ट होके आता है, ये सबका ऑप्शन नहीं होता है, तो तीनों में से एक ऑप्शन आपको विकल्प जरूर मिल जाएगा अपने विकल्पों में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता है। भाषा संचार का एक माध्यम है, बिल्कुल सही। अगला है भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है, ये भी बिल्कुल सही। तो विकल्प 3 आपका यहाँ पे ठीक है, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है LAC क्या है। तो देखिए ये है LAC की आपकी परिभाषा, डेफिनेशन है एग्जैक्टली। देखिए LAC क्या होता है, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बता देती हूँ। देखिए हमें एक स्कूल के लिए लैंग्वेज चाहिए होती है, जिसके माध्यम से हम आपके सब्जेक्ट्स जैसे कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान या जनरल नॉलेज और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हो गए, तो वो बच्चों को किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल बोला जाता है, तो उन स्कूलों में हिंदी के द्वारा पढ़ाया जाता है या इंग्लिश के द्वारा पढ़ाया जाता है। मतलब सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का, लैंग्वेज के अलावा सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का जो माध्यम है, जो भाषा है, वो पर्टिकुलर भाषा है। तो एक लैंग्वेज का होना करिकुलम में जरूरी है, तो वही है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अगला है प्रश्न 5, LAC का दृष्टिकोण छात्रों को किस लिए मदद करता है या किस चीज में मदद करता है। यह छात्रों को अपने विचारों को खर्च करने और चीजों का पता लगाने में मदद करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुभाषावाद क्या है। देखिए बहु का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, तो यह है किन्हीं 2 या अधिक भाषाओं का उपयोग है। और बहुभाषावादी कौन होता है, जिसको 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, वो कहलाता है भाषीवादी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें से यह सही नहीं है कि सभी बच्चे जो स्कूल से पास आउट हो वो विदेशी यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स ले। देन पाठ्यक्रम के लिए माना जाता है क्या। तो देखिए उद्देश्यों की प्राप्ति, विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाए, मतलब पाठ्यक्रम विद्यालयों के द्वारा आयोजित किया जाए, तो ये दोनों ही सही हैं। तो विकल्प 3 आपका यहाँ पे उत्तर है। अगला है पाठ्यक्रम की संस्कृति को क्या, मतलब पाठ्यक्रम की जो बेसिकली संस्कृति होती है वो क्या दर्शाती है। वो दर्शाती है एक सोसाइटी को, जो आपकी कल्चर होता है सोसाइटी का, सोसाइटी की संस्कृति को बेसिकली दर्शाती है। पाठ्यचर्या विकास पाठ्यक्रम के कुल प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यहाँ पे देखिए डिजाइनिंग भी होती है करिकुलम की, लागू भी होता है वो, और उसके अंदर मूल्यांकन भी होता है। तो ये सब पाठ्यक्रम क्या है। किसी संस्था की समग्र गतिविधियां हैं पाठ्यक्रम, ना कि निष्पक्षता, ना कक्षा, ना उत्तेजित। सिलेबस किसका हिस्सा है। सिलेबस करिकुलम का हिस्सा होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ऐसा क्वेश्चन सीटेट में भी आता है एंड इस एग्जाम में भी डेफिनेटली आ सकता है। व्याख्यान सुनना है, तो वो है सूचना सुनना। अगला है सुनना, लिसनिंग बुरी तरह से किससे प्रभावित होता है। मतलब लिसनिंग इज बैडली इम्पैक्टेड बाय व्हाट। देखिए संदेश अतिभारित सामग्री की अधिकता से, बोलने की उच्च गति से भी, एक बड़े श्रवण हानि शारीरिक समस्या से भी। तो उपरोक्त सभी होंगे।
देखिए ज़्यादा डिटेल में हम किसी को भी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूंगी, आप देख लें। एंड वहाँ पे अच्छे से हमने हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तब अच्छे से इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में दोबारा से करेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। अगला है सिवाय सुनने के सभी घटक हैं। यहाँ पे हिंदी में ठीक नहीं है, तो इनमें से सारे लिसनिंग के सुनने के कंपोनेंट्स हैं और कौन सा नहीं है। उत्तर नहीं है। देखिए सुनवाई, उपस्थिति होना, चौकस होना, समझना और याद रखना, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली। तो मतलब लिसनिंग के अंदर क्या क्या आता है सुनने के अंदर, और इनमें से कौन सा नहीं है, तो उत्तर नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल स्कूल कॉलेजों में संचार समय में सबसे बड़ा हिस्सा है। वो है सुनना। ये सब्जेक्ट आपका देखिए बहुत इजी है, सिर्फ एक रीडिंग अगर आप इसको दे देते हैं तो इसमें लर्निंग वाला एज सच कुछ नहीं है। संचार सुनने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू द्वारा सुधार किया जा सकता है। किसके द्वारा? ध्यान पूरी तरह से भुगतान किया जाए, बिल्कुल। संप्रेषित सामग्री, उपन्यास दिलचस्प बनाना और आधारित होना, बिल्कुल। आवाज को प्रभावी और प्रभावशाली बनाना, ये भी बिल्कुल। तो ये सब होंगे। एक छात्र एक शिक्षक को समस्या का हल बताने में मदद करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बच्चा है वो एक्टिव लिसनर है, वो अच्छे से सुन रहा है क्लास में, एक सशक्त श्रोता है वो। अगला है संचार की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। कैसे? बिलोंगिंगनेस से, चुनाव करने के लिए, सुरक्षा और स्वतंत्रता से, बैठक और दबाव के बचने और अनौपचारिकता से, तो ये सब। अगला है प्रश्न 20, वह व्यक्ति है जो संदेश प्रसारित करता है। रिसीवर, ड्राइवर, प्रशेषक, क्लीनर। तो प्रशेषक आई डोंट नो हिंदी में बिल्कुल सही है या नहीं, तो एक बार कंफर्म कर ले। बेसिकली देखिए जो मैसेज को भेजता है, जो कुछ बोलता है, वो होता है सेंडर। जिसको मैसेज मिलता है वो होता है रिसीवर। तो दो हैं यहाँ पे, तो सेंडर और रिसीवर दोनों के क्वेश्चन डाले हुए हैं और दोनों के ही आएंगे। डैश वह व्यक्ति है जो नोटिस करता है और डिकोड करता है और संदेश का कुछ अर्थ निकालता है। मतलब कि जो बंदा सुनता है वो सामने वाले की बात को पहले नोटिस करता है, डिकोड करता है मतलब समझता है, और उसके अंदर जो संदेश के अंदर अर्थ छुपा होता है उसको समझता है। इट मीन्स उसने रिसीव कर लिया, उसने सामने वाले के मैसेज को गहन कर लिया, उसका संदेश उसको समझ आ गया। डैश संचार में स्वर, बॉडी लैंग्वेज का स्वर, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, ये मतलब है जेस्चर्स जो होते हैं आपके, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, आपके चेहरे का क्या एक्सप्रेशन है, वो चीजें भी एक तरह से कम्युनिकेशन में होती हैं, तो वो कहलाती हैं नॉन वर्बल। मतलब उसमें आप बोलकर सामने वाले को कुछ नहीं बताते हो, बल्कि आपकी जो बॉडी की लैंग्वेज होती है, आपके हाव भाव होते हैं, आपके फेस के जो देखिए जो आपके फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हीं से सामने वाले को समझ आ जाता है, तो उनको कहते हैं नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस या नॉन वर्बल बेसिकली। अगला है प्रश्न 23, समझ पढ़ना का मतलब है, ये इंग्लिश में देखते हैं, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गद्यांश में कैसा टेक्स्ट होता है? लिखित टेक्स्ट होता है, उसमें लिखित रूप से होता है। जो गद्यांश होता है वो आपका लिखित रूप में होता है। फिर अगला प्रश्न है, पढ़ना एक डैश प्रक्रिया है, डिकोडिंग है। उसमें एक हम रीडिंग करते हैं और रीड करके कुछ समझते हैं, मतलब उन शब्दों को हमें समझना होता है, जो साइन एंड सिंबल्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में ABCDs होती हैं, हिंदी में अक्षर होते हैं क ख ग, तो उनको हम डिकोड करते हैं, उनको समझते हैं। नेक्स्ट इज लोग डैश के बिना एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते, तो संचार दैट इज कम्युनिकेशन के बिना एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। प्रश्न 26 रिपोर्ट का भाषा डैश होनी चाहिए, रिपोर्ट हमेशा औपचारिक होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भाषा सीखने का मूलभूत कौशल नहीं है? तो देखना। देखिए भाषा को तब भी सीखते हैं तो उसमें पढ़ना होता है, लिखना होता है, भाषण मतलब बोलना भी होता है, लेकिन देखने से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। हाँ, रीडिंग करते हुए देखना पड़ता है, बट अगर हम मेन लेवल पे बात करें, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब स्किल्स होते हैं, ना कि सीइंग बोल सकते हैं हम, देखना नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य हैं, तो उपरोक्त
सभी। निम्नलिखित में से ये आपका हटा देंगे इस ऑप्शन को, ये गलत है। लेखन हमारे विचारों और यादों को संरक्षित करता है, बिल्कुल। लेखन हमें दूसरों का मनोरंजन करने की भी अनुमति देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनने का कौशल विकसित करने का एक कदम है? तो स्पीकर को बीच बीच में विराम लेने नहीं है, बेसिकली विराम लेने के लिए कहना मतलब आप सामने वाले को टोक कर बीच में रोकेंगे नहीं कि रुक जाओ और हमें कुछ बोलना है। आप उसके रुकने का वेट करेंगे और फिर उसको आप जवाब देंगे, ना कि उसको बीच में विराम लेने के लिए कहेंगे, रुकने के लिए कहेंगे। अगला है प्रश्न 30, छात्रों में पठन कौशल विकसित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो उपरोक्त सभी हैं। एक समृद्ध और विविध साक्षरता वातावरण प्रदान करें जिसमें दिलचस्प पठन संसाधन शामिल हो, मतलब बच्चों को जो चीज पसंद हो, उनके इंटरेस्ट लेवल की हो, जिसमें उनको इंटरेस्ट आए, दिलचस्पी वो ले। अगला है, छात्रों को अपनी पसंद का जो पठन सामग्री है वो चुनने की स्वतंत्रता दे, मतलब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं अपनी पसंद का उनको बुक्स वगैरह मटेरियल वगैरह चुनने का फ्रीडम, स्वतंत्रता आप दे। अगला है, बच्चों की जिंदगी जो रोजमर्रा की लाइफ है, डेली लाइफ में आप रीडिंग की एक्टिविटीज को डालें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम के पार भाषा का उद्देश्य नहीं है? तो अंक लाना कभी भी किसी चीज का उद्देश्य नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव है। ना हम एज अ टीचर कभी भी, देखिए लेसन प्लान भी बनाते हैं तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में कभी नहीं लिखते हैं कि बच्चे अच्छे अंक ले आए इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, नहीं। बच्चों के व्यवहार में चेंजेस आए, बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसको समझे, अपनी लाइफ में यूटिलाइज करें, यूज करें, तो वो होता है बेसिकली हमारे पढ़ाने का उद्देश्य, ना कि बच्चे अच्छे अंक लाएं। और ना ही बच्चों के लिए ये उद्देश्य होता है कि मैं अच्छे नंबर ले आऊं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं। हाँ, कहीं ना कहीं आजकल ये एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में, बट ये मोटिव कभी भी नहीं होता है, ये नेगेटिव आंसर होगा। ये आप कोई भी एग्जाम दे, अगर आपको ऑप्शन में ये दिख जाए तो समझ ले ये आपका नेगेटिव ऑप्शन है, ये नहीं होगा। अगर नहीं पूछा है तो ऑप्शन यही होगा, वरना वो आंसर नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अच्छी लिखावट का विशेषता नहीं है? तो लिखते समय मूड, देखिए मूड कैसा है उसका लिखावट पे असर पड़ सकता है, कारण हो सकता है, लेकिन वो उसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नहीं है। अगला है प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बोलने की विशेषता नहीं है? तो चेहरे का भाव नहीं है, आवाज का उपयोग होगा, वॉल्यूम होगा, पिच होगा, लेकिन चेहरे का भाव नहीं होगा। स्किमिंग क्या है? अगला क्वेश्चन एक यहाँ पे स्कैनिंग से भी रिलेटेड है। तो स्किमिंग और स्कैमिंग आपके सिलेबस का डायरेक्टली आपको सिलेबस में दिख जाएंगे अपने, तो इनकी परिभाषा और ये होते क्या है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा इसका आंसर, एंड इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड है तो वो आप देख सकते हैं स्किमिंग और स्कैमिंग क्या होते हैं, स्कैनिंग सॉरी। अगला है प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन पढ़ने की तकनीक नहीं है? तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे इंक्वायरी होता है, इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, इंक्वायरी नहीं है, स्कैनिंग होगा, स्किमिंग होगा, सक्रिय पढ़ना होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपको आपके सिलेबस भी आप देखेंगे तो डायरेक्टली सिलेबस में आपको मिल जाएंगे ये टॉपिक्स, लेकिन इंक्वायरी होना था यहाँ पे, ये हिंदी में गलत ट्रांसलेशन हो गया। इंक्वायरी करना, पूछताछ करना बेसिकली, वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो पूछताछ है ये। अगला है स्कैनिंग, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इस पे बिल्कुल परिभाषा देख लें और इसको समझ लें। इनमें से स्कैमिंग और इसमें स्कैनिंग में से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। देन स्कीमा सिद्धांत क्या है? तो स्कीमा सिद्धांत एक व्याख्या है कि पाठक पाठ से समझने और सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। अगला है भाषा के माध्यम से सबसे अच्छा अधिग्रहण किया जा सकता है, क्रियाएं। तो एक्टिविटीज के जरिए हम कोई भी चीज हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बच्चों के अंदर डाल सकते हैं, सिखा सकते हैं उनको, तो भाषा के लिए भी ये बिल्कुल यूजफुल है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको लेखन के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो वार्तालाप। अगला है, छात्रों के सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए आप अपनी कक्षा में कौन सी गतिविधि शामिल करेंगे? तो रिपोर्ट लेखन का शामिल करेंगे हम, लिखने के लिए, मतलब राइटिंग स्किल है। एंड दैनिक आधार पर अखबार पढ़ने से छात्रों को विकसित होने में मदद मिलेगी।
पढ़ने के कौशल में। जो हॉलीडे होमवर्क भी देखिए लॉन्ग हॉलीडेज होती हैं जैसे कि समर वेकेशन, विंटर वेकेशंस एक्सेट्रा, तो उसमें भी आप बच्चों को जनरली होमवर्क देती हैं टीचर्स कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ें। तो क्यों? क्योंकि उससे रीडिंग अच्छी होगी बच्चों की। अगला है एक विज्ञान शिक्षक पर ध्यान दिया जाएगा। विज्ञान विषय पे, बच्चों की भाषा पे या व्याकरण त्रुटियों पे, तो उपरोक्त सभी पे ध्यान देंगी। आधुनिक भाषा विज्ञान के पिता मतलब फादर कौन है आपके, तो वो पूछा गया है। आधुनिक भाषा के फादर कौन है, तो वो है चॉमस्की। आपने इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा। और इस पर्टिकुलर आपके देखिए सब्जेक्ट में से इनका क्वेश्चन एक जरूर आएगा। तो चॉमस्की ने जिसके बारे में आपका जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिनके अंडर चॉमस्की के बारे में है, तो वो डेफिनेटली आप उसको गौर से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाला है आपका। 1 से 2 क्वेश्चन आ ही सकते हैं। अगला है प्रश्न 44। पाठ्यक्रम का घटक है मूल्यांकन, उद्देश्य, शिक्षण रणनीतियां, उपरोक्त सभी। अगला है इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या है? सुनना और जवाब देना, मतलब आपने क्या सुना है, आपने उसको अच्छे से समझा है, आप तभी जवाब दे पाएंगे, तो इंटरैक्टिव लिसनिंग है वो। अगला है भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में से एक गलत धारणा है। तो भाषा शिक्षण को भाषण के बजाय लेखन को महत्व देना चाहिए। ये आपका यहाँ पे देखिए गलत पूछा है, तो हमने गलत बता दिया है। बच्चे की पहली भाषा कौन सी होती है? तो वो उसकी मातृभाषा मतलब मदर टंग है। अगर हिंदी में ये गलत आ गया हो ट्रांसलेशन में तो प्लीज उसको ठीक कर लें। मैं यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर देती हूँ मदर टंग। अगला है कौन सुझाव देता है कि बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं? जीन पियाजे। सॉरी, ओके। पाठ्यक्रम की संस्कृति को दर्शाता है सोसाइटी। देखिए जो आपका करिकुलम होता है वो बेसिकली एक सोसाइटी का कल्चर और उसकी संस्कृति उसको दर्शाता है। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो। पैराग्राफ में तर्कों और विचारों को संगठन एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो है निबंध लिखना। तो ये थे 50 क्वेश्चन, हो भी गए इतनी जल्दी, थोड़ा जल्दी हमने किया सो दैट कोई टाइम वेस्टेज ना हो एंड आप जितना सीख पाए एक वीडियो के माध्यम से उतना सीख लें। और 50 क्वेश्चन करेंगे हम डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड PDF भी मैं आपको जल्द दे दूंगी। गोइंग टू क्रिएट वन गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट एंड PDF आपको बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, बिकॉज ये सारा कंटेंट बीइंग अ बेस्ट टीचर के द्वारा डेवलप्ड है, कोई कॉपी कंटेंट नहीं है ये। एंड इसलिए ताकि कॉपीराइट इश्यूज की वजह से इसको शेयर नहीं किया गया था, बट वी आर गोइंग टू डू इट सून। थैंक यू।